जून 1965 में 6 लड़कों का एक ग्रुप पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंस गया था और अचानक से वहां का मौसम देखते ही देखते खराब होने लग गया, जिसके चलते वहां इतनी बड़ी लहरें बन गई थी जो कि इन बॉयज़ की छोटी सी बोट को अपने साथ तेजी से बहाने लगी। ये तूफान इतना भयानक था कि इसने उनकी छोटी सी नाव को बस कुछ ही मिनटों में चकनाचूर कर दिया था, जिसके चलते ये सभी लड़के बची कुची बोट को कसकर पकड़ लेते हैं और करीब 8 दिनों तक समंदर में बहते बहते ये फाइनली एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम था एटा आइलैंड। हालांकि अभी तो ये सभी 6 के 6 लड़के जिंदा थे और वो इसी सोच में डूबे हुए थे कि शायद से हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम बस आने ही वाली होगी। लेकिन उनको ये बात कौन समझाए कि ये आने वाले करीब 15 महीनों तक उनको इसी आइलैंड पर रहना पड़ेगा और आने वाले दिनों में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। आज की हमारी ये कहानी आप जब सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस ग्रुप का सबसे छोटा लड़का था जिसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। ये सारे लड़के सेंट एंड एंजेलिका बोर्ड स्कूल में पढ़ा करते थे जो कि टोंगा टपाऊ की लार्जेस्ट सिटी नुकाओ अल्पोहा में स्थित है। लेकिन एक दिन ये अपनी स्कूल की स्ट्रिक्ट और हार्श इन्वायरमेंट से परेशान हो गए थे, जिसके चलते इन सभी जनों ने ये डिसाइड किया कि अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग जाएंगे, एक बोट को चुराएंगे जिसको वो आगे जाकर फिजी या न्यूजीलैंड में बेच देंगे और इस बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि इन्होंने ये तक सोच लिया था कि वो किसकी बोट चुराने वाले हैं। ये बोट एक मछुआरे की थी जो कि इन्हीं के स्कूल के पास में रहता था, मिस्टर टेनी एला उलीला, जिसका बर्ताव इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था और यही वो वजह थी कि जिस वजह से इन्होंने उसकी बोट को चुना। बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जर्नी उनके लिए आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उनका मानना ये भी था कि वो जर्नी इस बोरिंग स्कूल से तो बेहतर ही होगी। उसी दिन हल्की शाम के वक्त ये बच्चे अपने स्कूल से निकलते हैं और उस मछुआरे से उसकी बोट को कुछ देर के लिए उधार पर ले लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। हालांकि इस वक्त इन बच्चों को किसी ने नहीं देखा था। हार्बर से जाते हुए और उनके पास 2 दर्जन बनाना थे, कुछ कोकोनट्स और एक गैस बर्नर भी था। उन्होंने ये सोचा था कि उनके पास पूरा समंदर है जहां उनको मछलियां आराम से मिल जाएगी जो कि उनकी पूरी जर्नी में उनका खाना बनेगी, इसीलिए वो इतना ही खाना साथ लेकर आए थे। हालांकि ये तो बच्चे ही थे और इसी वजह से ये एडवेंचर के चक्कर में अपने साथ कोई सा भी मैप या कंपास लाना भूल ही गए थे, जो कि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इनका एडवेंचर शुरू में तो वाकई अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, जो कि क्योंकि ये बच्चे एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे थे और वह गलती ये थी कि ये गहरी नींद में सो गए थे और उसी रात अचानक से मौसम खराब होने लग गया और जोरों की हवाएं चलने लगी जो कि लहरों को इतनी तेज़ रफ्तार के साथ बहती लेती जा रही थी। इनकी बोट यहाँ से वहाँ लहरों के साथ डगमगाने लगी, जिसको देखकर डेविड ने वापस जाने के लिए बोट का मेन सेल ओपन किया, लेकिन हवाओं ने उसको टुकड़ों में फाड़ डाला था। सारे बॉयज़ काफ़ी स्ट्रगल करने लग गए थे। इस बोट को कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने बोट के रडार को लहरों की अपोजिट साइड की ओर घुमाने की कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उनके रडार भी बुरी तरीके से तोड़ डाले गए थे। दरअसल ये रडार बोट की डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आते हैं, लेकिन इस समय वो भी टूट चुका था, तो ये लड़के ना चाहते हुए भी वापस अपने घर नहीं जा सकते थे। इस तूफान में उनकी छोटी सी बोट बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, जिससे ये बोट करीब 8 दिनों तक इसी ओशन में ड्रिफ्ट करती रही। ये बच्चे जो खाना अपने साथ लेकर आए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो इन्होंने कोकोनट के शेल में बारिश के पानी को जमा करना शुरू किया। हालांकि इन्होंने मछलियों को पकड़ने की खूब कोशिश की, मगर इनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। जो पानी ये कोकोनट में इकट्ठा करते थे वो इतना कम होता था कि इन 6 लड़कों को सिर्फ अपनी एक सुबह और शाम के पीने के लिए मिलती थी। लेकिन 8 दिनों तक एक टूटी बोट पर ड्रिफ्ट करते हुए ये लड़के एटा आइलैंड के पास पहुंच गए थे। जब इन बच्चों ने आइलैंड को देखा तो उनको ये लगा कि अगर ये आइलैंड भी हमसे मिस हो गया तो इसके आगे हमें और कोई ज़मीन मिल भी पाएगी या नहीं, इसका पता लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इन बच्चों ने अपनी बोट को जैसे तैसे करके आइलैंड की शोर पर क्रैश करवा दिया। ये बोट एक बहुत बड़ी चट्टान से जाकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से ये टुकड़ों में टूट गई और बाद में बच्चे स्विंग करते हुए एटा आइलैंड के शोर पर पहुंच जाते।
बच्चों ने इसके बाद एक केव को खोदा और वहां आराम किया और एक चैन की सांस ली। शियोन ने स्टेपिन को, जो इस ग्रुप में बाकी सबसे उम्र में बड़े थे, उन दोनों ने ग्रुप की लीडरशिप का काम अपने आपस में बांट लिया था, जहां इनमें से एक जन ने उन सबको सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देता था और दूसरा हर इंसान को केयर प्रोवाइड करवाता था। और ये बच्चे हर भगवान से अपने रेस्क्यू के लिए प्रेयर भी किया करते थे। हालांकि इन्होंने लीडरशिप के काम को आपस में बांट तो लिया था, लेकिन इन बच्चों में से किसी को भी सर्वाइवल का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सीईओ ने ही कुछ सर्वाइवल की ट्रिक जानता था जो उसके फादर ने उसको बचपन में बताई थी। जिस आइलैंड पर ये आए थे वो एक माउंटेनस और रॉक की आइलैंड था, जिस पर बहुत सारी क्लिफ भी थी। और इन्हीं क्लिफ्स के नीचे इन बच्चों ने अपना बेड बनाया था ताकि सोते समय उन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। उन्होंने पेड़ पर स्टिक्स और शार्प स्टोन की मदद से होल बनाए ताकि उनमें से थोड़ी जगह बन पाए जहाँ से वो बारिश के पानी को कलेक्ट कर सके। लेकिन ये प्रोसेस 4 से 5 दिन लगा देती थी, इतना पानी कलेक्ट करने के लिए जितना कि वो पी सके। ये लड़के उन क्लिप्स के ऊपर चढ़ा करते थे ताकि ये कुछ सीए बर्ड्स को पकड़ सके, ना सिर्फ उनको खाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी। जी हाँ, उन सीए का खून पीते थे अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। के पास अभी तक कोई भी आग का सोर्स भी नहीं था, तो वो उन सीए बर्ड्स को कच्चा ही खाया करते थे। लेकिन वो हर दिन आग जलाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन उनको हर बार नाकामयाबी ही मिलती थी। वो हर दिन 2 बार वुड पीसेस को आपस में रगड़ते थे, इस कोशिश में कि उनका फ्रिक्शन फ्लेम के स्पार्क को क्रिएट कर दे और वो आग जला पाए। लेकिन वो आग के महत्व को समझते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि आग ही उनके सर्वाइवल और रेस्क्यू का इकलौता जरिया है जो उनको इस आइलैंड पर जिंदा रख पाएगी। और इस होप के चलते वो हर दिन आग जलाने की बेतोड़ कोशिश किया करते थे। ये बच्चे कई बार बिना एक दूसरे को बताए जंगल के अंदर तक जाया करते थे, वहाँ से रोक कर वापस ग्रुप में इकट्ठा हो जाते थे और इस तरह से प्रिटेंड करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों के आपस में बहुत सारे झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन ये आखिर में एक दूसरे को कैसे भी करके मना लिया करते थे। कोलो, जो कि इन 6 लड़कों में से एक था, उसने एक दिन कुछ खराब तारों को उठाया जो उसको टूटी बोर्ड से मिले थे और कुछ लकड़ियों के टुकड़ों और कोकोनट को इकट्ठा किया और इन सारी चीज़ों का एक गिटार बनाया, जिससे वो लड़के बजाने लग गए और नए नए गाने बनाने लग गए। कुछ समय बाद इनमें से एक जन फाइनली आग को जला डालता है और यही वो इकलौता मौका था पिछले 6 महीनों में जहाँ ये सारे बॉयज़ इतने खुश हुए। इतने खुश इसलिए भी थे क्योंकि अब उनको पका हुआ खाना खाने को मिलेगा और बेशक ये आग उनके सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। हर दिन इनमें से एक जन इस आग की रखवाली करता था कि कहीं ये आग बुझ ना जाए और इसमें जलने वाली चीज़ों को डालता रहता था ताकि ये आग कभी ना बुझ पाए। उन्होंने इस आग को एक बार ही नहीं बुझने दिया और वो हर दिन कम से कम 2 सीए बर्ड्स को पकड़ते थे ताकि वो अच्छी तरीके से खा सके और पी सके। लेकिन सब एक दिन स्टेफन सीए बर्ड्स क्लिप्स के ऊपर फॉर करने गया तो वहाँ से उसका पैर फिसल गया और तेज़ी से वो नीचे आ गिरा। जहाँ से वो गिरा था वो एटा का सबसे बड़ा माउंटेन था और स्टेफन जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, जिससे सुनकर उसके दूसरे साथी उसके पास चले आए। जब उन्होंने स्टीफन को देखा तो स्टीफन एक पथरीली लेज पर आकर गिर गया था, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। बाकी लड़कों ने स्टीफन को उठाया और उसको कैंप की तरफ ले गए, जहां पर उन्होंने कुछ ब्रांचेज और पत्तों की मदद से स्टीफन की मरहम पट्टी की। जो एक दिन जब वो बच्चे इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको कुछ आदमियों की बोन्स मिली। उनका मानना ये था कि शायद से ये सारी हड्डियाँ उन्हीं आखिरी लोगों की होगी जो इस आइलैंड पर फंस गए होंगे। जिसके बाद उन्होंने इन हड्डियों के ढांचे को उड़ाया और उनको अच्छी तरीके से बेरिड करते हुए उनकी एक फिनरल किया। भगवान से प्रेयर भी करने लग गए कि हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू करवा दो ताकि हमारी हालत भी इन लोगों की तरह न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वार्नर एक एडवेंचर पर निकले हुए थे। अगर आपको पीटर वार्नर के बारे में बताऊं तो ये आर्थ और वार्नर के सबसे छोटे बेटे थे, जो कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे पावरफुल इंसान थे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रूल करते थे। और इसी वजह से ये पीटर को इसकी बोट का नाम जस्ट डेविड था। और जस्ट डेविड ही क्यों, वो तो मुझे ही नहीं पता। 1966 में पीटर मछलियाँ पकड़कर वापस स्ट्रोंगर के अपने घर की ओर जा रहा था और बीच में वो एटा के नज़दीक से निकल रहा था। उन्होंने आइलैंड पर इंसानों की आवाज़ को सुना, लेकिन पीटर को लगा कि शायद उन्होंने किसी सीए बर्ड की आवाज़ को सुना है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है। लेकिन फिर भी पीटर ने इस आइलैंड के पास जाने का डिसाइड किया कि आखिर यहाँ पर कोई न कोई तो है।
जैसे ही वो आइलैंड के पास गए तो पीटर वहाँ के धुएं को नोटिस किया और कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। लेकिन और पीटर को समझाया, आज से 15 महीने पहले हम बोर्डिंग स्कूल से भाग गए थे और इस आइलैंड पर फंस गए थे। जब पीटर ने उनकी बातों को सुना तो पहले पीटर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर इन बच्चों ने ऐसे खतरनाक आइलैंड पर 15 महीनों तक सर्वाइव कैसे कर दिया। फिर उसने कंफर्म करने के लिए टोंगा टापू पर रेडियो की मदद से वहाँ मैसेज भेजा, जहाँ उनको बताया गया था कि मुझे 6 लड़के बिना किसी कपड़ों में नग्न अवस्था में मिले हैं, जिनके बाल काफ़ी बड़े हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 15 महीनों से अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग गए और इस आइलैंड में फंस गए हैं। सारे इस समय शिप पर खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या हम घर जा भी पाएंगे या नहीं। 20 मिनटों बाद रेडियो के सामने से एक आवाज़ आती है। एक ऑफिसर पीटर से बात करता है, जो कहता है कि तुम्हें वो मिल गए हैं, ये तो करिश्मा हो गया है, क्योंकि सभी ने ये समझ लिया था कि ये सब मर गए होंगे और इन सब ने इनका फ्यूनरल भी कर डाला। अगर ये वही हैं तो सच में कोई चमत्कार ही हो सकता है। जिसके बाद पीटर उनको वापस टोंगन टापू ले जाता है। एक मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मिस्टर तेनियल्ला ओहेला। जी हाँ, ये वही मछुआरा जिसकी बोट इन बच्चों ने चुराई थी। तेनियल्ला ने उस बच्चों को टापू पर पहुँचते ही उन पर बोट को चुराने के चार्जेस लगा दिए, जिसकी वजह से उनको तुरंत सलाखों के पीछे डाल गया था। और कुछ समय जेल में रहने के बाद बच्चे फाइनली जेल से बाहर आ गए और अपनी फैमिली से मिल पाए। इसके बाद स्टीफन को डॉक्टर के पास भेजा भी गया और जब डॉक्टर ने उसका टेम्पररी मरहम पट्टी देखा तो सब हैरान हो गए और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से स्टीफन के पैर को स्टिक की मदद से स्ट्रेट किया था, जिसकी वजह से स्टीफन दोबारा से चल पाया था। रेस्क्यू के बस कुछ हफ्तों बाद ही ये लड़के पीटर के साथ वापस उस आइलैंड पर गए थे ताकि उस डॉक्यूमेंट्री को अच्छी तरीके से बना पाए, जिसको इसी साल 96 में ये ऑस्ट्रेलियन टीवी पर ऐड किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री आज भी यूट्यूब पर ऑफिशियली पब्लिश्ड है, जिसको आप देख भी सकते हैं। इसके बाद पीटर ने उन लड़कों को अपनी क्रूमेट में भी शामिल कर लिया था, इस सोच में कि उन्होंने इतने खतरनाक सर्वाइवल को इतनी कम एज में मात दे दी थी, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी हार्श कंडीशंस आ जाए। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।